नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, तुल्लु भाषा। तुल्लु भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस समय 2-4 दिन से बहुत ही न्यूज में रहा। तो क्यों इस पर इतना हाईलाइट किया जा रहा है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, चर्चा में क्यों है तुल्लु भाषा। तुल्लु भाषा अगर देखें तो मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल के तुल्लु भाषी लोगों ने, कर्नाटक और केरल, ध्यान रखना, दो राज्यों में बोली जाती है। छोटे छोटे कर्नाटक के 2 जिले और केरल का 1 जिला, इनमें तुल्लु भाषी लोगों ने सरकार से इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। अच्छा, वर्ष 2020 में भी इस पे एक आवाज़ उठी थी, जब नई शिक्षा नीति सरकार ने जारी की थी। इसमें तुल्लु को शामिल करने की मांग उठी थी, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर आगे भी इस पर आवाज़ उठती रही, इस समय भी इस पर ज़ोर शोर से आवाज़ उठ रही। अच्छा, किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएं अगर देखें कहाँ पे इसका उल्लेख है, भारतीय संविधान का भाग 17, ये भाग 17 है। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित उल्लेख है। इसमें संविधान का अनुच्छेद 345 क्या कहता है कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए भाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। ठीक है, ये राज्य का अधिकार है आर्टिकल 345 के तहत। अच्छा, अब संविधान में देखते हैं, संविधान की 8वीं सूची में अब तक कितनी भाषा शामिल हैं, कौन कौन सी हैं। अच्छा, जो हमारी 8वीं अनुसूची है, इसके संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो हैं वो अनुच्छेद 344(1) और 351 में दिए गए हैं। अच्छा, 8वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध भाषाएं जैसे असमिया, बांग्ला है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ हो गई, कश्मीरी हो गई, कोंकणी हो गई, मलयालम, मणिपुरी हो गई, मराठी हो गई, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी आदि भाषाएं, जो कि 22 भाषाएं टोटल शामिल हैं। अच्छा, इसमें कुछ भाषाएं जो बाद में शामिल की गई हैं। अच्छा, जब संविधान लागू हुआ था, तब 8वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, 8वीं अनुसूची में उस समय 22 भाषाएं नहीं थी, उस समय 14 भाषाएं मात्र थी, 14 भाषाएं। और जैसे कन्नड़ है, कोंकणी, सिंधी है, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, ये आदि भाषाएं ये बाद में जोड़ी गई। कब कौन सी जोड़ी गई हम देखते हैं। जब संविधान लागू होने के समय 14 भाषाएं थीं, उसके बाद 15वीं भाषा, देखो एक संविधान संशोधन आया है, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 आया, 1967, 21वां संविधान। इसमें क्या हुआ, इसमें सिंधी को 15वीं राजभाषा बनाया गया, 15वीं आधिकारिक भाषा बनाया गया सिंधी को, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। फिर दूसरा संविधान संशोधन हुआ, फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया। इसमें कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, NMK, यानी नमक बोल सकते हो इसे, याद करने का तरीका है नमक, इसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक, NMK। ये 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं शामिल की गई, 16वीं, 17वीं, 18वीं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर अगला संविधान संशोधन आया, अगला कौन सा आया, 92वां संविधान संशोधन आया, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आया, 2003। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें
कई भाषाएं जोड़ी गई। एक जोड़ी गई मैथिली, मैथिली, दूसरी जोड़ी गई डोंगरी, डोंगरी, तीसरी संथाली, संथाली, चौथी बोडो, बोडो। मतलब मैथिली, डोंगरी, संथाली, बोडो आदि भाषाओं को, 4 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। अब हमारी भाषाएं हो चुकी थी टोटल 22, 14 से 22 हो गई। मतलब 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई, 71वां में 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, 3 और हो गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, डोंगरी, संथाली, बोडो को जोड़ा गया। तो टोटल 14 से सीधे 22 भाषाएं होंगी। और अब तक यही भाषाएं ये अब तक 22 भाषाएं हैं। और इसी तरह जो तुल्लु भाषा की हम बात कर रहे हैं वो 23वीं भाषा मांग उठ रही है इसमें जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि तुल्लु यहाँ पर मान्यता प्राप्त कर पाएगी या नहीं, सरकार क्या एक्शन लेती है। ठीक है, थोड़ा तुल्लु भाषा के बारे में डिटेल में जानते हैं। तुल्लु एक द्रविड़ परिवार की भाषा है। देखो, द्रविड़ परिवार जो होता है वो दक्षिण भारत में 4 भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं, 4 भाषाएं। अगर ये तुल्लु भाषा ने मान्यता प्राप्त कर ली, मतलब सरकार ने इसको मान्यता दे दी संसद ने, तो ये 5वीं भाषा द्रविड़ परिवार की हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं तुल्लु एक द्रविड़ भाषा है जिसे बोलने समझने वाले लोग मुख्यतः कहाँ रहते हैं? कर्नाटक के 2 तटीय जिले हैं। कुछ इस तरह से हमारा इंडिया है नीचे का। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस तरह केरल है और ये ऐसे कर्नाटक है। तो यहाँ के ये केरल का और कुछ ये 2 जिले यहाँ के कर्नाटक के यहाँ पे जो हैं। तो कर्नाटक के 2 तटीय जिले और केरल के कासरगोड का 1 जिले में इसे बोला जाता है। अच्छा, दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों के तुल्लु बाहुल क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं? तुल्लु नाडु नाम से भी जाना जाता है इस क्षेत्र को, जहाँ बोली जाती है। अच्छा, तुल्लु नाडु को अलग राज्य का दर्जा देने की भी मांग उठी है कई बार। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार देखें कि तुल्लु भाषी लोग मतलब कितने लोग बोलते हैं लगभग, तो स्थानीय लोग लगभग 18,46,427 लोग मतलब काउंट किए गए हैं कि तुल्लु भाषा बोलते हैं। अच्छा, तुल्लु में सबसे पुराने उपलब्ध अगर शिलालेख देखें तो 14वीं और 15वीं शताब्दी के ईस्वी के बीच तुल्लु भाषा में लिखे शिलालेख भी मिलते हैं। कुछ वर्ष पहले कर्नाटक सरकार ने तुल्लु को स्कूल में एक भाषा के रूप में ही पेश किया था। अच्छा, तुल्लु भाषा की कला और संस्कृत के बारे में जानते हैं कुछ। तो तुल्लु में लोकगीत रूपों जैसे पदना नामक लोकगीत इसके फेमस है। और पारंपरिक लोक रंगमंच जैसे यक्षगान बहुत ही फेमस लोकगीत है। कहाँ का है ये? कर्नाटक का है। कर्नाटक का बहुत ही फेमस लोकगीत है। इनके साथ एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा है। अच्छा, तुल्लु में सिनेमा की एक सक्रिय परंपरा भी है जिसमें लगभग एक वर्ष में 5 से 7 फिल्में बनती हैं। अच्छा, मान्यता का मामला क्या है? इसमें क्यों इसको मान्यता देनी चाहिए? किस अधिकार से दी जाएगी अगर मान्यता? जैसे संविधान का अनुच्छेद 29 क्या कहता है? ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग में जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार है उसको। अच्छा, अगर तुल्लु भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल कर लिया जाएगा तो लाभ क्या होंगे तुल्लु भाषी लोगों को? देखो, पहला लाभ होगा साहित्य अकादमी में, इसमें अगर रचनाएं होंगी तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलेंगे, साहित्य अकादमी के दायरे में आएंगे। ठीक है, यह भाषा आएगी। और साहित्य अकादमी को भारत का
पत्र अकादमी भी कहा जाता है, राष्ट्रीय पत्र अकादमी, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में निहित साहित्य को संरक्षित करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। अच्छा, दूसरा क्या इनको लाभ होगा, तुल्लु साहित्य कृतियाँ व अन्य भाषाओं में अनुवाद भी होंगे इनके। तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा है वहाँ राजनीतिक रूप से अगर देखें तो संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य, मतलब MP और MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं, मतलब विधायक और सांसद लोग, जैसे असेंबली में जाते हैं वहाँ पे तुल्लु भाषा उनको आती है, लेकिन वो तुल्लु में वहाँ नहीं बोल सकते, कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, ना कि तुल्लु में अपने विचार रख सकते। क्यों? क्योंकि तुल्लु को मान्यता नहीं प्राप्त है। और 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं, उन्हीं भाषाओं में संसद में स्पीच दी जा सकती है। तो तुल्लु अगर आधिकारिक भाषा घोषित हो जाएगी तो वहाँ के जो MP MLA लोग हैं उस क्षेत्र में आते हैं, वो संसद में इस भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो जाएगा उनको। और क्या होगा, जैसे सिविल सेवा परीक्षा जैसी अखिल भारतीय परीक्षा प्रतियोगिताओं में तुल्लु भाषा में परीक्षा देने का विकल्प हो जाएगा। ठीक है। केंद्र सरकार की ओर से विशेष फंड भी मिलेगा उनको, और प्राथमिक और हाई स्कूल में तुल्लु का अध्ययन भी करवाया जाएगा। तो अनेक सारे फायदे होंगे, इसीलिए इस पर आवाज़ उठ रही। तो आशा ही छोटे से टॉपिक को समझने में अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो।